ओके, चलें फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, हम यहाँ पर लिखा हुआ है द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/2x स्क्वायर प्लस 3x फॉर -1 is less than equal to x is less than equal to 3. So a graph given है. It says by drawing a tangent estimate the gradient of the curve at x is equals to 0.5. So x is equals to 0.5 पे हम क्या करेंगे? Let's just say ये पॉइंट हो गया x equals 0.5. Now what we need to do is आपने यहाँ पे tangent बनाना है, and then obviously the tangent must be passing through this point as accurately as possible. ज़्यादा overlap नहीं करे tangent, इस पॉइंट से ही पास करे, and approximately ये लाइन बन रही है मेरे पास. So I'll draw this line. Once you have this line, then take 2 points on the given line. ऐसे दो पॉइंट्स लें जिन पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो. जैसे आई कैन सी दिस पॉइंट, ये मुझे नजर आ रहा है, दिस इज 0.8, 2, एंड देन आई कैन सी अनदर पॉइंट विच इज, मैं उन पॉइंट्स के साथ जा रहा हूँ जिन पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी. 0.2 एंड 4.8. ऑब्वियसली ये एस्टिमेशन होती है, so your answer may differ by a few values, but this is okay. तो मैं करूंगा y2 minus y1 upon x2 minus x1. So it's 4.8 minus 2 divided by 0.2 minus 0.8. But इसकी वैल्यू बताएंगे? Why would tangent cross the other point? Which point? The other line. वो तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना हम. It says the curve at, that's technically not the other line. It's the same graph, but क्योंकि वो graph reciprocal का है इसलिए it won't touch infinity. I mean, it won't touch the zero line. So in this case, you get -4.7 approximately as the gradient. ठीक है. ठीक है. Now, it says use your graph to estimate the solution of the equation 1/2x square plus 3x is equals to 2. अब इसका क्या मतलब हुआ? So it's the same graph. It's the same graph. That is this graph. ये नीचे बना हुआ है और वो आपसे कह रहे हैं इक्वल टू टू. इक्वल टू का मतलब बस जो स्ट्रेट लाइन. अब इक्वल टू का हमेशा एक ही मतलब होता है, हमने पहले भी उससे बहुत दफा डिस्कशन किया है कि the left hand side is also representing y and the right hand side is also representing y. Both the values are representing y. So if both of them are representing y, left side आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तब हम क्या करें? हमें चाहिए हम राइट हैंड साइड ड्रॉ करें. तो लेफ्ट साइड ऑलरेडी ड्रॉन है. अब आप अपने गिवन ग्राफ के ऊपर एक लाइन बनाएं एट y इज इक्वल्स टू 2, एंड देन सी कि आपकी लाइन कहाँ कहाँ पे टच कर रही है ग्राफ को. ये लाइन मैंने बनाई है y इज इक्वल टू 2 की. दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द सॉल्यूशन. आपने सीधा सीधा एक लाइन बना दी, और लाइन बनाने के बाद हमने क्या काम करना है इसके अंदर? लाइन बनाने के बाद अब देख लें कहाँ पर इंटरसेक्शन आ रही है. So the intersection is at -0.5. So -0.5 is your answer for x. पार्ट बी की इक्वेशन दोबारा पढ़ें. इसमें कल नहीं, सॉरी, वेंसडे को इसमें बेवकूफियां करके नहीं आना तुम लोग. दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस. 10 दफा ही डिस्कस कर चुके हैं हम. एक ही पैटर्न होता है इसका: ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द टेंजेंट, सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. पार्ट सी के अंदर वो इक्वेशन चेंज कर देंगे. वी हैव टू मैनिपुलेट इट. इट्स अ सिंपल रटा रटाया मेथड. इसमें एक पार्ट और होता है, आई डोंट नो इसमें नहीं है अभी. वो भी एक पार्ट होता, मैं बताता हूँ. वो मैं इसी से बना के दिखा देता हूँ अभी पार्ट. ऑल राइट. पार्ट बी, यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सी द इक्वेशन ना. The left hand side is the equation that you have already drawn above. I mean, you haven't drawn it, they have given it. 1/2x square plus 3x given है ना टॉप पे.
बस वो कह रहे हैं इसको इक्वल टू 2 रख दें। अब हाउ कैन यू कीप एन इक्वेशन इक्वल टू 2? बाय ड्रॉइंग अ लाइन ऑफ y इक्वल्स टू 2 एट द इक्वेशन। जगह देखो ना कहाँ पे 2 लिखा हुआ है। यहाँ y लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, इट्स y इक्वल्स टू 2। जस्ट ड्रॉ अ लाइन ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 ऑन द ग्राफ, wherever it intersects is your answer, -0.4। Got it? थर्ड पार्ट देखें, समझ आएगा। पार्ट सी, बाय ड्रॉइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड, by drawing a suitable line on the grid, estimate the solutions of the equation 1 upon 2x square is equals to 7 minus 4x। Now ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये पार्ट डिफरेंट कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखें, यहां लिखा है 1 अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 - 4x। नाउ दे हैव चेंज द इक्वेशन अ बिट। इस इक्वेशन में और हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में देयर इज अ डिफरेंस। दिस इज योर ओरिजिनल एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट दे हैव गिवन। नाउ व्हाट कैन वी डू इन दिस, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस। देखें अब जरा इस चीज को थोड़ा सा फोकस करिएगा। ये है न्यू इक्वेशन, दिस इज द ओल्ड इक्वेशन। ठीक है, हमारा काम क्या होता है, मैं दोबारा बता देता हूं। हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है न्यू इक्वेशन में, न्यू इक्वेशन को आप खराब नहीं कर सकते। ऑल यू कैन डू इज यू कैन मेक योर ओल्ड इक्वेशन विजिबल इन दिस एक्सप्रेशन। We never want to go back to the old equation. We want to make that old equation visible in this expression. और ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं, मैं रीजन बताता हूँ। हम ऐसा क्यों करना चाह रहे होते हैं। देखिए बात ये है कि these two are separate equations। ये सेपरेट इक्वेशन है, ये सेपरेट इक्वेशन है। मसला ये है, अगर आप मुझसे कहेंगे कि सेपरेट इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ करें तो इतना टाइम किसके पास है। फिर मैं पूरा ग्राफ ड्रॉ करूं क्या इसका। द रिक्वायरमेंट इज कि किसी तरह से अपना पुराना ग्राफ यूज करूं ना। वो लिखा हुआ भी है बाय ड्रॉइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड, सो आई वांट टू यूज द ओल्ड ग्राफ। हाउ कैन आई यूज द ओल्ड ग्राफ। आई नीड टू गो बैक टू द सेम एक्सप्रेशन। व्हाट इज वो एक्सप्रेशन, क्या है। मैं चाहता हूं ओल्ड इक्वेशन नजर आए लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड एवरीथिंग एक्स्ट्रा शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड। दिस इज हाउ योर एक्सप्रेशन शुड अपीयर। You should be seeing your old expression on the left hand side and everything extra on the right hand side। अब वो मैं कैसे बनाऊंगा। अब ये आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हाउ कैन आई मेक दिस एक्सप्रेशन बैक टू द प्रीवियस एक्सप्रेशन वाली बात कैसे करेंगे। आई शुड इंट्रोड्यूस अ 3x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि मुझे ये एक्सप्रेशन अपने ओल्ड एक्सप्रेशन जैसा, ओल्ड एक्सप्रेशन विजिबल हो जाएगा। और मैं राइट हैंड साइड पे क्या करूंगा, ये तो मैथमेटिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रूल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 3x ऐड होगा तो राइट हैंड साइड पे भी 3x ऐड होगा, इसको तो कोई डिनाइल ही नहीं है। वट एवर यू डू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू रिपीट द सेम ऑन द राइट हैंड साइड टू बैलेंस द इक्वेशन। तो इसमें तो हम कोई नई बात नहीं कर रहे। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस। सो यू सी, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ गई अपनी ओल्ड इक्वेशन, और राइट हैंड साइड पे इज एवरीथिंग एक्स्ट्रा। अच्छा, अब 2 or 3 things to consider in this when you are solving these type of questions. Number one, they will never manipulate the x square value or the x cube values। वो कभी भी x स्क्वायर x क्यूब को मैनिपुलेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि x स्क्वायर x क्यूब को मैनिपुलेट करने का मतलब, इफ यू मेक एनी चेंजेस इन x स्क्वायर एंड x क्यूब यू विल हैव टू ड्रॉ अ कर्व अगेन। कर्व तो ड्रॉ करना ही नहीं होता ना। दे ओनली स्टिक टू लाइंस। वो हमेशा सिर्फ लिनियर लाइंस के साथ स्टिक करेंगे। सो at best or at most, the changes we expect are the changes in the linear expression। जो भी कोई चेंजेस होंगे ना वो सिर्फ लिनियर पार्ट के अंदर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे कोई भी चेंजेस वगैरह। द ओनली चेंजेस दैट वी एक्सपेक्ट आर इन द लिनियर एक्सप्रेशन पार्ट। 1 सेकेंड। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखें ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो कि सर ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं, कंफ्यूजन भी हो सकती है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसके अंदर, अगर आप इतना 2 3 पॉइंट जहन में रख के चलें सिर्फ। एनीवे, अब आप ये नोटिस करें जरा।
सो दिस यू ऑलरेडी हैव गिवन एज द टॉप पार्ट, ये हमारे पास ऑलरेडी है। इसका मैं क्या करूं, ये मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा जो उन्होंने यहां पर लिखा हुआ है ना, by drawing a suitable line on the grid. This is the suitable line that they're talking about. So 7 - x मुझे ड्रॉ करना है। अच्छा, आई डोंट नो, अब आप लोगों को ये बात मैंने खैर इनइक्वालिटीज में भी बताई है, बट आई विल स्टिल emphasize on this. It says 7 - x. 7 - x. Now you can either make a table for it, or you can work smartly or quickly in the manner कि 7 - x है। 7 - x का मतलब इसका ग्रेडियंट -1 है, और इसका y इंटरसेप्ट 7 है। फॉर एनी इक्वेशन ऑफ द टाइप -x + c, फॉर एनी इक्वेशन ऑफ द टाइप -x + c, इट passes थ्रू द सेम पॉइंट्स ऑन x एंड ऑन y, मतलब 7 7। दिस विल पास थ्रू द सेम पॉइंट्स ऑन x एंड y, 7 7। आई थिंक 7 7 में हमें शायद थोड़ा सा लेकिन मसला होगा, यहाँ हम कर नहीं पाएंगे, वरना मैं ऐसे ड्रॉ कर देता। लेकिन यहाँ मसला ये है कि यहाँ दूसरा वाला 7 गिवन नहीं है, तो लाइन बनाने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। अदरवाइज मैं ऐसे लाइन बना देता, 7 7, 7 on y, 7 on x। बट इन दिस सिचुएशन आई कांट डू दैट। तो मैं काम ये करता हूँ कि वो जो आप लोग बात कर रहे हैं पॉइंट्स ही कंसिडर कर लेता हूँ फिर। तो 1 2 and 3, when x is 1 y is 6, when x is 2 y is 5, when x is 3 y is 4, when x is 1 y is 6। 7 0 भी है वैसे मेरे पास पॉइंट टू कंसिडर, 2 and 5 बस। आपको जो तरीका ठीक लगता है आप वो तरीका यूज करें, मैं कोई भी मेथड मना नहीं कर रहा, बस जल्दी जल्दी काम करें, क्योंकि इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली ये लाइन बन रही है, एंड आई विल सी दी इंटरसेक्शंस के कहाँ कहाँ पर आ रही हैं। एक इंटरसेक्शन तो ये है, दिस इज -0.25, एंड देन इट इज 0.3, then the last one approximately यहाँ पर आ रहा है ये, which is 1.7। Yeah, you can also use 2 points and draw the line. I generally try to go with 3 points ताकि कोई error नहीं हो, because अगर किसी एक point में error हो गया in 2 points, so you won't be able to tell. With 3 points you can always tell, क्योंकि 3 एक लाइन में नहीं होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, 2 अगर एक लाइन में नहीं होंगे तो you won't understand। जैसे अब एक पॉइंट ये है, अब एक यहाँ आ गया, आप लाइन ऐसे बना देंगे, एक यहाँ पर आ गया आप लाइन ऐसे बना देंगे। बट इफ देर आर 3 पॉइंट्स इन अ लाइन, तो अगर एक गलत हो गया ना तो मसला नहीं, वो तो मसला हो जाता है। 3 में ये कि अगर एक यहां चला गया, नाउ आई नो कि कोई मसला है। सही है, 2 में पता नहीं चलता। या आई शो द आंसर्स। यू विल गेट सम लेवरेज, बट आई थिंक इसमें लेवरेज कम होगी, इसलिए क्योंकि एक तो ये ग्राफ हमने नहीं बनाया, नंबर वन। दूसरा, जो हम लाइन बना रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन है। आपको ज्यादा गैप और ज्यादा लेवरेज मिलती है इन क्वेश्चंस जहां पर लाइन आप, जहां पूरा ग्राफ ही आप बनाते हैं। इफ यू मेक द कंप्लीट ग्राफ देन ऑब्वियसली देयर इज अ मार्जिन ऑफ, ये तो कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफ है ना, इसमें एरर कम होना चाहिए। यू विल स्टिल गेट सम लेवरेज बट नॉट दैट मच। आई थिंक 0.1 0.2 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं एक्सेप्ट होगा इसके अंदर। वैसे रेगुलर ग्राफ्स में 0.5 तक एक्सेप्ट हो जाता है, बिकॉज वहां ग्राफ आपने बनाया होता है। यहाँ ग्राफ बना हुआ है और आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन तो वैसे ही एक्यूरेट होती है। So I would get the answer as -0.25. In this case, I would suggest कि आपको आंसर जितना भी वैसा लग रहा हो ना, आई मीन इफ यू फील कि -0.25 है, आई वुड से कि -0.25 ही लिखें, डोंट राइट -0.3, विच इज स्टिल ओके,
बट देन नजर आ रहा है ना, कोई भी देख सकता है कि मिडिल में कट हो रही है लाइन, तो व्हाई वुड आई से -0.3? सो इफ द लाइन इज कट इन द मिडिल तो देन वैसे ही वैल्यू निकालें। अच्छा, फिर दूसरी वैल्यू है 0.3 एंड देन 1.7। दीज आर द वैल्यूज। ये हमेशा एक ही स्टाइल में होता है, इसमें एक और स्टाइल होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक और स्टाइल होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ इसके अंदर, जो इसमें नहीं है अभी। बट दे कुड बी अ फोर्थ पार्ट टू दिस इक्वेशन वेयर दे वुड से, given that the line and the curve, which line and the curve? Which line and the curve? The line that you've just drawn and the curve that's given. ये देखें आप, ये बहुत कॉमन पार्ट है। मतलब कॉमन नहीं, लेकिन मतलब ये है कि ये कभी कभार इसके साथ अटैच होके आ जाती है वैल्यू। गिवन दैट द लाइन एंड कर्व आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। अब ये नई इक्वेशन आ गई है। अब दिस इज अ कंप्लीटली न्यू इक्वेशन, एस्टिमेट a b c and d। अब मसला है, मतलब फॉर अ मोमेंट तो मुझे समझने में प्रॉब्लम होगी कि ये क्या हो क्या रहा है, किस तरह की वैल्यू है ये। हाउ एम आई सपोज टू गेट दिस आंसर? उसका जवाब ये है कि इसका आंसर सबसे आसान होता है। इसका सबसे आसान आंसर होता है, इफ यू एवर सी अ कंप्लीटली न्यू इक्वेशन विच इज अ ब्लैंक इक्वेशन। ब्लैंक से आई मीन कि इफ द कोएफिशिएंट्स आर नॉट गिवन, उन्होंने एक नई इक्वेशन बना दी है जिसका कोई लिंक ही नहीं है ग्राफ से डायरेक्टली। यू हैव अ क्वाड्रेटिक ग्राफ एंड यू हैव अ लिनियर इक्वेशन, और वो दोनों आप कह रहे हैं कि अब ये क्यूबिक कहाँ से आ गया, और एक इक्वेशन की डिटेल्स भी नहीं है, और वो कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन है ये। अगर वो कभी भी इसको इस तरह से लिंक करते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि योर गिवन इक्वेशंस आर द सॉल्यूशन ऑफ अ न्यू इक्वेशन। हाउ? आपकी जो गिवन इक्वेशंस हैं ये, नॉट दिस वन, सॉरी, दिस वन दैट यू हैव जस्ट ड्रॉन, ये जो आपने ड्रॉ किया है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अनदर इक्वेशन। इससे भी इक्वेट कर सकते हैं, दूसरे वाले से भी कर सकते हैं, दोनों से एक ही आंसर आएगा। इसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है? इसकी मेथोडोलॉजी ये होती है, टेक द इक्वेशंस दैट यू ऑलरेडी हैव, जो उन्होंने आपसे बनवाई हैं, ठीक है, एंड जस्ट रीफ्रेज देम, दैट्स इट। इन सब इक्वेशंस को रीअरेंज कर दें, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। सी, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। वॉट एवर यू हैव मे, अब आप में से कोई ये कहे कि सर इसको क्यों नहीं कर रहे, इसको भी कर दें, एक ही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, दोनों से कोई डिफरेंस नहीं है। ईदर यू सॉल्व दिस और यू सॉल्व दैट वन। हाँ, बट आपके पास कुछ एक्सप्रेशन ऐसे भी होंगे जहां पर आपको इससे सॉल्व करना पड़ जाए, बात वही है। बस ये जहन में रखेंगे इस टाइप की वैल्यू हो ऐसे, अगर मैं आपको इससे भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज योर ओल्ड इक्वेशन एंड दिस इज द न्यू इक्वेशन। एलसीएम। सी, सेम आंसर आ रहा है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता, ये आंसर सेम है। अब आप इसमें से ए बी और सी पढ़ के बता सकते हैं, कैसे बताएंगे? ए इज 8, बी इज -14, दैट इज व्हाट दे वर आस्किंग फॉर। सी इज 0 क्योंकि एक्स की टर्म ही नहीं है। सो इफ देर इजंट एनी टर्म
पॉसिबल तो वो जीरो हो जाएगी। और डी की वैल्यू इज वन। दीज आर योर आंसर्स। बहुत आसान होता है ये, इस पे बिल्कुल मत कंफ्यूज होएगा। इसमें नहीं है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये पार्ट डी आ जाता है। वो कहते हैं एक थर्ड इक्वेशन बन रही है, तो थर्ड इक्वेशन बना देते हैं हम। समझ आ गई बात? एक पार्ट और होता है इसके अंदर, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। सो दिस इज वन पार्ट। पार्ट डी आ गया, ये क्वेश्चन इससे भी बड़ा हो जाता है। एक और पार्ट भी आ जाता है इसके अंदर। और वो पार्ट क्या है? वो पार्ट ये है, पार्ट ई। पार्ट ई के अंदर लिखा हो सकता है कि 1/2x² प्लस 3x इज इक्वल टू के। 1/2x² प्लस 3x इज इक्वल्स टू के। अब नाउ दिस इज अ फिफ्थ पार्ट, ये एक नया पार्ट आ गया। अब वो कह रहे हैं एक नया एक्सप्रेशन है। नया एक्सप्रेशन में से लेफ्ट हैंड साइड इज योर प्रीवियस एक्सप्रेशन, 1/2x² प्लस 3x इज इक्वल्स टू के। गिवन दैट दिस हैज टू सॉल्यूशंस ओनली, फाइंड के। ये भी कहते हैं वो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपने ग्राफ पे एक ऐसी लाइन बनाएं, के बीइंग अ कांस्टेंट। के इज लाइक सेइंग y इज इक्वल्स टू के। नाउ दे वांट अस टू ड्रॉ फ्लैट लाइन ऑन द ग्राफ इन सच अ मैनर कि वो लाइन आपके ग्राफ को दो जगह कट करे। टू, टू ओनली, नॉट थ्री, नॉट वन, टू। दो जगह पे ही कट करे। नहीं, आप कह रहे हैं लेस देन इन इक्वल टू 3.2। लेस देन इन इक्वल टू क्यों कह रहे हैं आप? लेस देन इन इक्वल टू 3.2 में तो एक आंसर भी आएगा। वो कह रहे हैं ओनली टू, या एग्जैक्टली टू कह लें आप, एग्जैक्टली टू। इफ दे आर सेइंग एग्जैक्टली टू, आई विल ड्रॉ अ लाइन एट द पॉइंट जहां पे दो इंटरसेक्शंस बन रही है। तो टू इंटरसेक्शन यहां पर है। दिस इज द लाइन ऑफ टू इंटरसेक्शंस। मैं इसको अलग से ऐसे बना के दिखा देता हूँ ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। दिस इज द लाइन ऑफ टू इंटरसेक्शंस। सो k is equals to approximately 3.15। अब वो क्योंकि उन्होंने दिया ऐसे है, हाँ, उन्होंने दिया ऐसे बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट आस्किंग फॉर इट, दिस इज जस्ट समथिंग दैट आई एम कैलकुलेटिंग, तो वो इनएक्यूरेसी आएगी थोड़ी सी। बट इफ दे वर आस्किंग फॉर इट तो दे वुड हैव गिवन एन एग्जैक्ट वैल्यू एट 3.2, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। मतलब जब तक आप, ये जो लाइन है जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है, दिस इंटरसेक्ट्स योर ग्राफ एट 2 पॉइंट्स। इफ यू गो अबव इट, दैट इज टू और मोर। इफ यू गो फर्दर अबव, अगर आप ऐसे लिखेंगे उसका मतलब होगा थ्री। इंटरसेक्शन पॉइंट्स ये हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। इंटरसेक्शन पॉइंट्स में अलग से भी लिख के बताया था उन्होंने। दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। दे आर नॉट आस्किंग फॉर दीज पॉइंट्स, वो सिर्फ हमसे ये पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं। The line we draw don't count. No. So you can either choose to draw the line or you can just tell the value for k. तो अगर मैं इसको इंक्लूड करके ऊपर जाऊंगा, दैट मीन्स टू और मोर पॉइंट्स। इफ आई जस्ट एक्सक्लूड दिस एंड गो अबव, दैट मीन्स एग्जैक्टली थ्री। क्योंकि इसके ऊपर आप कहीं भी जाएंगे तो यू विल गेट थ्री इंटरसेक्शंस। ये सारी थ्री इंटरसेक्शंस हैं। दैट्स ओके। इस पे दो इंटरसेक्शंस हैं, इसके नीचे तीन है।
इसके नीचे 1 है. If you go k is less than 3.15, that means one intersection only. Yeah, one solution only. Uh, Beta, this is not a paper. This is just a sheet that I've already shared on the group. It has mixed questions. I just took out some questions that I felt we should be doing. And yeah, so I came up with this sheet. I'll be sharing more sheets again. कुछ और भी हों इस तरह की ग्राफ्स वाली. ये समझ आ गया? सबको क्लियर है ये? Everyone? Most welcome. Acha, for the question, how much time should you be spending on this question? That depends. I mean, if it's a 100-mark paper and you have 120 minutes, that's like saying 12 minutes per uh, 12 minutes per 10 marks. So you will technically have 1.2 minute per mark. Obviously, अब ऐसा नहीं होता. कुछ questions जल्दी solve हो जाते हैं. Some questions will hardly take 10 seconds. Some will take 30 seconds. Some will take 2 minutes. बट आपका जो एवरेज होता है पेपर का वो ऐसे होता है. एंड ऑब्वियसली इफ यू इंक्लूड द रिविजन टाइम ऑल्सो तो आई वुड से कि 1 मिनट 1 मार्क होना चाहिए. तो यू शुड बी डन विद दिस क्वेश्चन इन 10 मिनट्स, 10-12 मिनट्स चले. ग्राफिंग क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, दैट्स ओके. क्योंकि ऑब्वियसली आप इतनी, अब मैं तो बहुत बड़ा कर दिया ना इस क्वेश्चन को. द क्वेश्चन एंडेड एट 3 पार्ट्स. आई वेंट टू द फोर्थ पार्ट एंड देन द फिफ्थ पार्ट ऑल्सो. क्वेश्चन में तो इतने पार्ट्स है ही नहीं, वो तो मैं आपको समझाने के लिए इतने पार्ट्स करा रहा हूँ. सो आई हैव एडेड दीज 2 पार्ट्स. ठीक है. सो दीज आर द पार्ट्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व. अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बाद में. पार्ट डी एन ई के कितने मार्क्स होते हैं? ये कलेक्टिवली फिर मिला के 10-12 मार्क्स पे चला जाएगा क्वेश्चन. एट द मोमेंट इट इज एट 7 मार्क्स. अच्छा, पार्ट क्वेश्चन नंबर 18. इट सेज द डायग्राम शोज अ फील्ड ए बी सी डी. द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए is 140 degrees. Okay. The bearing of B from A is given as 140. C is due north of B. No, sorry. C is due east of B. Okay. And sub given है. Find the bearing of D is due north of C. Okay. Find the bearing of D from B. So they want us to calculate the bearing of D from B. So I need to calculate this. From B का मतलब this is what they're asking for. Acha, for this I will have to work with a few values. They've given us AB, which is 400. BC is 350 and CD is 450. So what I will do is I will calculate this angle और फिर मैं इसको 90 में से माइनस कर दूंगा. आप लोग मुझे थीटा बताएंगे? I already gave you the value for angle of elevation and bearing. एंगल ऑफ एलिवेशन और बेरिंग में बहुत फर्क होता है. एंगल इज डिफरेंट. एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन. बेरिंग इज मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल लाइन. टेक्निकली जो यहाँ पर आपने एंगल निकाला है, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. इफ समवन इज स्टैंडिंग एट बी और अगर वो ऊपर देख रहा हो तो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज द सेम एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम दिस साइड.
डिप्रेशन का एंगल और एलिवेशन का एंगल सेम होते हैं। दे आर द सेम, यस। बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, ये हमेशा सेम होते हैं। अच्छा, ये मेरे पास वैल्यू आ गई 52.125। दिस इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। आई मीन दिस इज द वैल्यू फॉर दिस पार्ट। अब इससे मैं निकालूंगा बेरिंग। सो 90 माइनस 52.125 इज, अब सिंस इट्स एन एंगुलर या बेरिंग वैल्यू, तो आप इसको 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड कर सकते हैं। 37.9। बस दैट इज द आंसर। बेरिंग चाहिए ना। आई डोंट थिंक वी नीड टू ऐड अ जीरो टू दिस। थर्ट, ये ऑलरेडी 3 डिजिट में आ रही है वैल्यू, नहीं? चेक कर लें इसका आंसर इस पेपर से। आई थिंक वी कैन राइट इट एज 38। 38 भी लिख सकते हैं। आंसर देख लेते हैं एक दफा इसका। इस पेपर में से आंसर निकल आएगा, पता चल जाएगा। देखें इसकी क्या वैल्यू आ रही है। आई हैवेंट सीन दिस, लेट मी जस्ट चेक। एक दफा मैं 38 वाली बात भी चेक कर लेता हूँ, ताकि इस पे कंफ्यूजन नहीं हो। सेकंड, कौन सा क्वेश्चन है? 18। हाँ हाँ, तो आई हैव रिटन इट टू 1 डेसिमल प्लेस ना। 1 डेसिमल प्लेस ही तो है। दे आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। इट सेज 38 और 37.9 और 37.87। एंड सो दे हैव एडेड अ ब्रैकेट विद अ जीरो, मतलब आप जीरो लिख भी सकते हैं साथ, ना लिखना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है। So basically, if anything is given with the, to read the marking scheme, just to tell you, if anything is given in the brackets, ऐसे आप मार्किंग स्कीम में पढ़ रहे हो, आई एम श्योर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। Anything written like this is not a requirement for the mark to be earned, but if it's there, it's correct. Okay. बेटा बेरिंग बतानी है। बेरिंग इज 90 माइनस दिस वैल्यू। बेरिंग इज टेकन फ्रॉम द वर्टिकल लाइन। पेपर से 3 दिन पहले आप ये पूछ रहे हैं कि बेरिंग 90 से माइनस क्यों कर रहे हैं हम। बेरिंग है, यू हैव टू डू 90 माइनस 52.125। एंगल नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं हम। इफ इट वाज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियसली, तो फिर देन इट वुड बी अ डिफरेंट वैल्यू। ऑलराइट, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ए। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ए। चलें ये निकाल के देख लेते हैं। सो दिस इज, अच्छा, नाउ अंडरस्टैंडिंग दीज वैल्यूज, सो दिस इज, नहीं, ये 300 है, 350 है, ये भी गिवन है, ये 400 है। वी नीड टू कैलकुलेट डी टू ए। डी टू ए में हमें क्या वैल्यू हेल्प कर सकती है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मेरे पास ये एंगल भी आ जाएगा, अभी तो नहीं है। ओह, 6 मार्क्स, अच्छा, तो काफ़ी वर्किंग करनी पड़ेगी फिर इसके लिए। चलें, इसके लिए फिर वर्किंग करते हैं। इसके लिए वर्किंग कैसे करेंगे?
हमें बेरिंग तो मिल गई है फॉर दिस पार्ट, एंड आई हैव दिस वैल्यू एज 350, द अदर वैल्यू इज गिवन एज 450। हम एक काम कर लेते हैं, लेट्स जस्ट कैलकुलेट दिस लेंथ। इसकी लेंथ बताएंगे प्लीज, बी डी की लेंथ क्या आ रही है? कैन ए बी डी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल? ए बी डी, इट कुड बी बट अभी नहीं पता। इट कुड बी, बट अभी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन वैसे। आई मीन आई कैन वर्क विद दिस इंफॉर्मेशन, देख लेते हैं। सो इट्स लाइक दिस इज 40, दैट मेक्स दिस एज 40। नहीं, आई डोंट थिंक कि वो 90 तो नहीं है, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बिकॉज इफ दिस इज 40 बाय द एंगल प्रॉपर्टी, तो ये पूरा मिला के हो जाएगा 40 प्लस, व्हाट वाज द आंसर, 37.9। और आई वुड सजेस्ट कि एग्जैक्ट के साथ जाएं, 37.875, बिकॉज व्हेन यू कैलकुलेट द आंसर्स तो फिर वो आंसर्स अफेक्ट हो जाएंगे। 40 प्लस 37.875। और खैर इस केस में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, 37.9 भी ठीक है। All right, so the answer for this part by Pythagoras theorem is 570.8088। ये 50 अंडर रूट 130, लेट्स जस्ट कीप इट 50 अंडर रूट 130। यहां तक क्लियर है बात सबको? पाइथागोरस से येलो लाइंस का आंसर कैसे निकाला, ये क्लियर हो गया, समझ आ गया? एनी कंफ्यूजन इन दिस? हाउ डू वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द येलो लाइन थ्रू द पाइथागोरस थ्योरम? एनीवन, किसी को ये कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं प्लीज। एंड वी गॉट द मिडल आंसर ऑल्सो, ये भी समझ आ गया। 40 प्लस 37.9, विच इज 77.9 टोटल। अब आपके पास ये ट्रायंगल की सारी इंफॉर्मेशन आ गई ना, अब आप इसको आइसोलेट कर लेना। बस अब इस ट्रायंगल के साथ वर्किंग कर लें। अब आप ये कंप्लीटली ट्रायंगल आपने आइसोलेट कर लिया अलग से। अब आप इस पे अप्लाई कर दीजिए कोसाइन रूल। यू कैन अप्लाई कोसाइन रूल ऑन दिस ट्रायंगल बाय कंसिडरिंग द वैल्यू एज, मैं यही लिख देता हूँ, ए डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400, and then 500 and root 30, 50, 130, sorry, minus 2BC cos of 77.9। कैन वी यूज साइन रूल? साइन रूल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बात काफी दफा बताई है कि साइन रूल शुड बी योर लास्ट प्रेफरेंस। प्रेफरेंस होनी नहीं चाहिए, मतलब साइन रूल शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ चॉइस। अगर जरूरत पड़ जाए तो साइन रूल, इफ इट्स इनएविटेबल यूज अ साइन रूल, अदरवाइज आई वुड रेकमेंड अगेंस्ट साइन रूल। क्योंकि साइन रूल में फिर वो एम्बिग्विटी वाला मसला आ जाता है, इसमें शायद नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एंगल ऐसा नहीं है, बट किसी और केस में आ सकता है। जब तक अवॉइड कर सकते हैं साइन रूल अवॉइड करें। 624.02। ये आप लोग प्लीज सब आंसर्स देख लीजिए, वेरीफाई कर लें, समझ आ गए? इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो। वो दैट्स बिकॉज आई हैव रिटन दिस इन 2 लाइंस ना, अदरवाइज तो अगर आप ये सारी वर्किंग करेंगे तो इट इज वर्थ 6 मार्क्स। आप पाइथागोरस से ये आंसर निकालेंगे, फिर आप ये कैलकुलेट करेंगे, फिर कोसाइन रूल लगाएंगे। कोसाइन रूल इन इटसेल्फ इज यूजुअली वर्थ 3 to 4 मार्क्स।
3 to 4 मार्क्स तो कोसाइन रूल के ही होते हैं। तो बाकी दो आप और ऐड कर लें फॉर द एक्स्ट्रा वर्किंग। आप पाइथागोरस वगैरह लगा के निकालेंगे ना वैल्यू। जी क्लियर है, ये सबको समझ आ गया? एनी कंफ्यूजन? नो, आगे चलें। क्लियर है? ओके, कुछ हो कंफ्यूजन तो बता दीजिएगा। इस पे आ जाए। हाँ चले, मैंने कहा ये थोड़ा सा मिक्स कर लेना, स्टेटिस्टिक्स वगैरह हम लोग भूल जाते हैं, फिर ये काफ़ी लेंदी भी आ जाता है। सो हाउ टू गो विद द मीन एंड देन टू कन्वर्ट द डेटा टू अ फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा, एक फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन भी पूरा कर लेते हैं, इसमें ही मज़ा आएगा। ऑल राइट। मैं आप लोगों को अराउंड 3 PM तक ऑफ दे दूंगा, ताकि फिर आई थिंक कल मेजोरिटी का फिजिक्स का पेपर भी है, सो देन ऑब्वियसली आप लोग जाएं, फिर तैयारी वगैरह करनी होगी। तो जितनी बच जाएगी शीट फिर वो हम देख लेंगे, कल कर लेंगे, मसला नहीं है। द स्पीड ऑफ, क्योंकि ये बड़ी शीट है, मतलब अच्छे डिटेल क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन के ऊपर नहीं जा रहा। आई एम बेसिकली, हाँ आई हैव टू डू दिस एक्सपोनेंशियल वाला ऑल्सो। आई एम बेसिकली मूविंग फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन इन अ मैनर के, ताकि आपको सारी चीजें समझा दूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन से, नॉट जस्ट द क्वेश्चन। The speed of each of 200 cars passing a building is measured. The table shows the result. Calculate an estimate of the mean. बहुत सारे लोग इनमें बहुत कंफ्यूजन्स करते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखें। यहाँ आपको मिड चाहिए, वी डोंट नीड द क्लास, क्लास विड्थ नहीं चाहिए, हमें मिड चाहिए। 0 + 20 डिवाइड बाई 2 दैट्स 10, 20 + 40 डिवाइड बाई 2 दैट्स 30, 40 + 45 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स 42.5, 45 + 50 divided by 2 that is 47.5, 50 + 60 divided by 2 that is 55, 60 + 80 divided by 2 that is 70. आप बस ये ट्राई करिएगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। या ओके, सो या द आंसर इज व्हाट, 41.4। ठीक है, सो ये वैल्यू आ गई। नाउ आफ्टर दिस इट सेज यूज द फ्रीक्वेंसी टेबल टू कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। So 16 plus 34 is equals to 50. 50 plus 62 is equals to 112. 112 plus 58 is equal to what? 170, and then 170 and 196, 200। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। जल्दी से ये बना लेते हैं।
So less than equal to 20 पे it starts from 16. 16 तो यहाँ से less than 40 पे it is at 50. Less than 45 पे 112. 4 4 का गैप है ना इनमें. 50 it is 170. 60 पे it's 196. On 80 it's 200. ये आप ड्रॉ करें जल्दी से, फिर हम इससे आगे चलते हैं. एक सेकेंड. ये प्लॉट कर लें 1 सेकेंड. क्या हुआ? जीरो, हाँ वो जीरो को टच करना है, वो मैंने टच नहीं किया था. एक सेकेंड. सो वी स्टार्ट फ्रॉम 0 0. यस. Sometimes they themselves choose not to start from 0 0, but then if the graph is already given, then that's a different situation. Otherwise, we start from 0 0 because अगर आप किसी भी formatting में भी बात करें for the values, तो it should start from 0 0. Because of the idea of the graph also ना, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ ना speed and frequency. So 200 cars passing a building, तो वो वैसे भी it makes sense कि start from 0 0. बिल्कुल सही है. अच्छा आगे आ जाएं. यूज अ ग्राफ टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ कार्स विद अ स्पीड ग्रेटर देन 35 किलोमीटर्स. So greater than 35 kilometers, I would go with. So with the values of these cars, it's
4 + 4 + 12, so ये 28 कार्स हो रही हैं, मतलब फ्रॉम 28 कार्स टिल 200 कार्स. So I draw a line at 35, फिर उसको मैंने कनेक्ट किया and I get the value as 200 minus 28. 172 cars. ठीक है. नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये होगा 32. So it's 300, 200 minus 32. 168 cars. 32 cars क्यों होगा? या आई मीन 32 cars से ऊपर ना. 200 minus 32, yes. Greater than 35. So till 32 cars, yes, the speed is under 35 kilometers per hour. Over that, the speed is 30, greater than 35. बस सही है, चले हमने यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है. दिस वाज द फिफ्थ शीट. इसकी हाफ शीट फिर अभी बाकी है. फिर बस ऑलमोस्ट 3 तो बज रहे हैं. आप लोग भी जाएं, जाके फिजिक्स वगैरह की प्रिपरेशन वगैरह कर लें. एंड विल इंशाल्लाह सी यू इन द क्लास टुमारो देन. व्हाट टाइम इज फिजिक्स पेपर टुमारो?